हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड में पेज नंबर 93 में दी गई मोहन राकेश जी की एकांकी सिपाही की माँ, इसके चौथे भाग पर चर्चा करेंगे। जैसे कि चूँकि ये कहानी बहुत ही लंबी है, ये एकांकी बहुत ही लंबी है, इसीलिए हमने इसे भागों में बांट दिया है और इसके पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने बिस्नी, मानक, कुंती और मुन्नी इनके बारे में पढ़ा। और एक दीनू कुम्हार है और सभी के बातों में एक चौधरी जी का जिक्र आता है। चौधरी जी जो कि उस गांव के बहुत ही ऊंचे दर्जे के पुरुष हैं, जिसे वहाँ के लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोग पसंद नहीं भी करते हैं। इस कहानी से ऐसा लगता है। और अब तक जितने भी भाग हमने पढ़े उसमें देखा कि मुन्नी जो कि बिस्नी की बेटी है और बिस्नी का बेटा है मानक जो कि सिपाही है, और कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है, और दीनू एक कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। और मानक गया है, फौज है, वो एक सिपाही है, वो बर्मा में लड़ाई पर गया है और इसलिए उसकी माँ बहुत ही चिंतित है। अभी तक उसकी चिट्ठी नहीं आई है, उसकी कोई खबर नहीं है उसे, और वो अपनी चिंता व्यक्त करती है। और मुन्नी उसे समझाती है अपनी माँ को कि माँ, भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, आप चिंता मत कीजिए। और कुंती हमेशा बिस्नी से यही कहती है कि अब मुन्नी जवान हो गई है और उसके हाथ पीले करा देने चाहिए, यानी उसका विवाह करा देना चाहिए। और दीनू कुम्हार जो है वो बिस्नी के पास यह खबर लेकर आता है कि गांव में 2 लड़कियां आई हैं जिनका पहनावा अच्छा नहीं है। देखने में तो फिट फाट है, लेकिन उनका पहनावा अच्छा नहीं है। और फिर वो लड़कियां बाहर से आई हैं और वो घर घर जाकर चावल दाल ये मांग रही हैं। वो लड़कियां बर्मा से आई हुई होती हैं। बर्मा में बहुत जोरों की लड़ाई चल रही है, वहाँ पर लोग घर से बेघर हो गए हैं, इसलिए वो लड़कियाँ वहाँ से भाग कर आती हैं इनके गांव में। और जब वो लड़कियाँ बिस्नी के दरवाजे पर आती हैं चावल दाल मांगने के लिए, तभी बातों बातों में बिस्नी मुन्नी उससे बातें करती हैं कि बर्मा के हालात कैसे हैं, वहाँ की परिस्थिति कैसी है। और वो लड़कियाँ वहाँ की पूरी परिस्थिति उनके साथ बताती हैं और कहती हैं कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। इस तरह से हमने भाग 1, 2 और 3 समाप्त किए थे, और आज हम जो पढ़ेंगे वो भाग 4 है, जिसमें मुन्नी कहती है, अपनी माँ से कहती है मुन्नी बिस्नी से। बिस्नी बहुत ही यहाँ पर चिंतित है वहाँ के बर्मा की हालात सुनकर, इसलिए मुन्नी कहती है बिस्नी से कि मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, भैया अपने आप ही आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिस्नी कुछ ना कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है, और फिर बिस्नी मुन्नी के सिर पर हाथ फेरने लगती है, कुछ कहती नहीं है। कुंती कहती है अपनी ही सोच से जाग कर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। कुंती कहती है ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करवा देते हैं। बिस्नी कहती है क्या मालूम, मतलब ये उन दोनों लड़कियों के बारे में बता रही है, जो कि 2 लड़कियां उनके घर के दरवाजे पर आई थी उनसे चावल दाल मांगने के लिए। बड़ी हो गई हैं लेकिन उनका विवाह क्यों नहीं करवा देते हैं उनके घर वाले, इस तरह से कुंती बिस्नी से कहती है। तो बिस्नी कहती है क्या मालूम ऐसा क्यों नहीं करते। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उससे साथ सटा लेती है। यहाँ पर बिस्नी और मुन्नी के बीच का प्यार झलकता है कि किस तरह से मुन्नी जब अपनी माँ को समझाती है और उसे तसल्ली देती है अपने भैया के बारे में, तभी बिस्नी को उस पर बहुत प्यार आता है और उसकी ठुड्डी उठाकर, इस तरह से उठाकर उसका माथा चूमती है, उसका चेहरा देखती है। बिस्नी कहती है तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा,
चिट्ठी नहीं आई तो वो अपने आप ही आएगा, ऐसा कह रही है बिस्नी मुन्नी से। मुन्नी लाड से माँ के गले में बाहें डाल देती है। बिस्नी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है और तभी मुन्नी अपनी माँ के गले में बाहें डालती है, हाथ डालती है और बिस्नी उसे और भी अपने साथ सटा लेती है। यानी यहाँ पर माँ बेटी के बीच का प्यार दिखाया गया है, दर्शाया गया है। दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अब इसमें दूसरा दृश्य आता है इस कहानी में। मोहन राकेश जी ने इसमें एक दूसरा दृश्य दर्शाया है कि वही आंगन, समय रात, दोनों चारपाइयाँ आंगन में बिछी हैं। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाकर बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई चादर दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिस्नी जलती हुई डिबड़ी लिए अंदर से आंगन में आती है। इसमें एक दूसरा दृश्य देखने को मिलता है हमें इस एकांकी में, इस कहानी में, कि वही आंगन है और रात का समय है और दो चारपाइयाँ बिछी हुई हैं आंगन में। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी अपनी हथेलियों पर इस तरह से हाथ रखकर बैठी हुई है और उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई सी लोई है, फटी हुई सी चादर है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई एक दरी बिछी हुई है और दोहरा सूती खेस बिछा हुआ है, पड़ा हुआ है उस पर। और बिस्नी जलती हुई डिबड़ी लेकर आती है। जब बत्ती नहीं जलती है हमारे घर में, गांव में अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता है, डिबड़ी जो कि बत्ती नहीं जलने पर उससे ही हमें प्रकाश जलाना पड़ता है, प्रकाश दिखता है डिबड़ी जलाने पर। बिस्नी कहती है तू अभी सोई नहीं। बिस्नी मुन्नी के पास आकर कहती है तू अभी सोई नहीं अभी तक। मुन्नी कहती है, चौंक जाती है मुन्नी उस समय और कहती है मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगों पर ले लेती है, वो चादर खींचकर अपनी टांगों पर लेती है और बिस्नी कहती है इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई। बिस्नी मुन्नी से ऐसा कहती है कि इतनी रात हो गई है और अभी तक तुझे नींद नहीं आ रही है। मुन्नी कहती है तुम भी तो अभी तक जाग रही हो माँ। बिस्नी कहती है मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है, ऐसा कहती है मुन्नी को। बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निस्पंदता रहती है, मतलब कुछ क्षण मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। बिस्नी अपनी चारपाई पर आकर बैठ जाती है और मुन्नी भी लेट जाती है। मुन्नी करवट बदलकर माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। मुन्नी अपनी कोई सहेली है जिसका नाम है तारो, उसके बारे में बता रही है अपनी माँ से कि आज वो ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी कहती है अच्छा। मुन्नी कहती है उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। मुन्नी फिर अपनी माँ से कहती है कि माँ तारो के घर वाले, तारो जो कि उसकी सहेली है, उसके घर वाले यानी कि उसके पति ने उसे कड़े बनवा दिए हैं सुच्चे मोतियों के। वह आज पूरे गांव में उसे दिखाती फिर रही थी और उसके कड़े तो मोती की तरह चमक रहे थे। उसके कड़े के सामने तो बंतों के कड़े भी कुछ नहीं थे। बंतो वो भी उसकी एक सहेली है। उन दोनों में तुलना कर रही है यहाँ पर मुन्नी कि बंतों के कड़े भी तारों के कड़े के सामने कुछ नहीं है। बिस्नी कहती है अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियाँ लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे नींद नहीं खुलेगी। इस तरह से कहकर मुन्नी को कह देती है सोने के लिए। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिस्नी डिबड़ी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। उसके डिबड़ी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है।
जैसे ही ढिबरी बुझती है तब तो अब कोई भी प्रकाश नहीं है, अब जो भी प्रकाश है वो तो आकाश का ही है। तो उसका अब ढिबरी का रंग जब जल रहा था तो पीला रंग था, अब आकाश का रंग दिखाई दे रहा है तो नीला हो रहा है, नीला हो जाता है। साथ टिड्डियों की चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। जैसे कि रात को कोई भी आवाज बहुत तेज हो जाती है, टिड्डियां जब चिक चिक कर रही थी, अब जैसे रात हो रही है तो वैसे ही टिड्डियों के चकचक की आवाज बहुत ही तेज हो जाती है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है। धीरे धीरे प्रकाश और भी गहरा नीला होता जा रहा है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाजें आती हैं। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। तभी जब बिस्नी सोने जाती है तब इस तरह की आवाजें उसे सुनाई देती हैं। पहले तो प्रकाश का रंग गहरा नीला हो जाता है, गाढ़ा रंग हो जाता है और दूर एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। बहुत सारे व्यक्तियों के कराहने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि व्यक्ति बहुत ही जिन पर बहुत ही जैसे लग रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति दुखित हो, इस तरह से कहरा रहे हैं। और गोली चलने की भी आवाजें सुनाई देती हैं। बिस्नी चौंक कर उठ जाती है और उसके उठने के साथ ही प्रकाश का जो रंग है वो फिर से हल्का पीला होने लगता, नीला होने लगता है। बिस्नी कहती है, मानक, इधर उधर देखकर। मानक इधर उधर देखती है और मानक मानक कहकर पुकारती है। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। फिर बिस्नी को कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसा कि बहुत दूर आंधियां चल रही हो, आंधी चल रही हो, हवाएं चल रही हो जोरों की, इस तरह से उसे कुछ शब्द सुनाई देते हैं। घबराए हुए स्वर में मानक बहुत ही घबरा जाती है तब, घबराए हुए स्वर में बोलती है, मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है और तभी बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो कि व्यक्ति बहुत कष्ट में हो, ऐसे व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है और वो व्यक्ति जैसे कह रहा हो, माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है और अस्त व्यस्त भाव से, तू सचमुच तू है मानक? कहाँ है बेटे? इस तरह से कहती है कि सचमुच अस्त व्यस्त मतलब बहुत ही बेचैनी से घबराहट में कहती है, सचमुच तू है मानक? कहाँ है बेटे? ऐसा कहती है। सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। सुनसान है, उसमें से शब्द सुनाई दे रहे हैं झिल्लियों के बोलने के और फिर जैसे कि कोई भागता हुआ सा बिस्नी के पास आ रहा हो, ऐसा लगता है उसे। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती है। बिस्नी फिर बहुत ही बेचैन हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। तभी बिस्नी देखती है कि एक फौजी का लिबास, फौजी का वस्त्र पहने हुए एक युवक, एक लड़का, वो डगमगाता हुआ, मतलब उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो बिस्नी के पैरों के सामने आकर गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। बिस्नी भी बहुत ही तड़प कर उसे देखकर उसके पैरों के पास बैठ जाती, जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, मानक। उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है और देखती है कि वो मानक है और उसे मानक कहकर बोलती है और उसका सिर गोदी में अपने ले लेती है, लेकर उसकी ओर इस तरह से झुकती है और कहती है, मानक। मानक बहुत ही कठिनता से तब अपना सिर थोड़ा सा उठाता है। यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर कि किस तरह से उसका बेटा घायल है
और अपनी माँ के पास आ गया है, तब उसकी माँ कैसा महसूस कर रही है। जब उसकी माँ के गोद में उसके घायल बेटे ने सर रखा है, तब उसकी माँ का व्यवहार अपने बच्चे के साथ कैसा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मानक कहता है माँ। बिस्नी कहती है, उसके सिर को हाथों से लेकर विह्वल स्वर में कहती है, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे। मानक कहता है, मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हैं और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी पूछती है मानक से, तू ऐसा क्यों है बेटे, तुझे क्या हुआ है। उसकी हालत देखकर बहुत ही घबराए हुए स्वर में और दुखी स्वर में कहती है। तभी मानक कहता है कि मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हैं और दुश्मन अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मतलब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बिस्नी कहती है, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है। इस तरह से कहती है मानक को, तेरा कौन दुश्मन है, कौन तेरे पीछे लगा हुआ है। मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। जैसा कि यहाँ पर मानक को बहुत सारी गोलियां लगी हैं, वो बता रहा है, फिर भी वह सीधा होने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं होता। फिर मानक कहता है, वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है पानी। तब मानक बताता है अपनी परिस्थिति के बारे में कि वह ऐसा कहकर अपनी माँ को बताता है कि उसको मैंने बहुत गोलियां मारी थी और इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जितना मैं भागता हूँ वो मेरे पीछे पीछे भागता है, अगर मैं रेंगता हूँ तो वो मेरे पीछे रेंगता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो अपना बदला लेकर ही रहेगा क्योंकि उसने उसे मारा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ऐसा कहते हुए फिर पानी इस तरह से कहता है, फिर बिस्नी तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। तभी बिस्नी उसे कहती है कि तू उठ, चारपाई पर लेट जा, चारपाई पर आराम कर, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। मानक, दूध नहीं पानी, जैसा कि उसी वक्त उसने पानी कहा था, यानी उसे पानी चाहिए था, लेकिन बिस्नी कहती है तू चारपाई पर आराम कर, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, गर्म दूध। तभी मानक कहता है, दूध नहीं पानी, और यही वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। मानक बहुत घबराया हुआ है यहाँ पर और वो अपनी माँ से कह रहा है, मुझे पानी दो और यहीं पर दो, मतलब चारपाई पर लेटने के लिए कह रही है उसकी माँ, लेकिन वो कह रहा है नहीं, यहीं पर दो, वह अभी आ जाएगा और उधर देखो कहीं वो आ तो नहीं रहा अंधेरे में। बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है, बहुत ही व्याकुल होकर वो बाहर की ओर देखती है। बिस्नी, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ, आराम से चारपाई पर लेट जा। और बिस्नी अपने बेटे को कहती है, नहीं बेटे, वहां कोई भी नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, तू उठ और आराम से चारपाई पर लेट जा। फिर मानक कहता है, नहीं पानी, वो बार बार पानी मांग रहा है अपनी माँ से। तो ये था हमारा भाग 4 इस कहानी का, जिसमें हमने एक दूसरा दृश्य देखने को मिलता है कि यहाँ पर मानक अपनी माँ के पास आया है एक घायल अवस्था में, और उसकी माँ को वो बताता है कि किस तरह से दुश्मनों के साथ उसकी लड़ाई हुई है और कौन सा दुश्मन उसके पीछे पड़ा हुआ है। और उसकी माँ भी बहुत ही घबरा जाती है, व्याकुल हो जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर मानक बहुत ही घबराया हुआ है और वो अपनी माँ से पानी की गुहार लगाता है, पानी मांगता है।
तो ये था हमारा भाग 4। अब हम इसका भाग 5 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।